कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे, फिर हमारा लगभग ये हो जाएगा। आज करेंगे गैस समीकरण के। न्यूमेरिकल आगे आ सकते हैं, अभी तो नहीं आए हैं वैसे। नहीं कहीं भी आ सकते हैं। एक आध अगर आया भी होगा तो कोई देख नहीं पाए होंगे, एक आध तो आ ही रहा होगा। गैस समीकरण में हमें करना है पीवी बराबर एनआरटी से। एक ही फॉर्मूला है पूरे गैस समीकरण में। पी का मतलब प्रेशर होता है, दाब होता है, और वी का मतलब वॉल्यूम, आयतन, और यहाँ एन मोल की संख्या है जो फिक्स रहता है। आर एक गैस नियतांक है, ये भी फिक्स है, और टी का मतलब परम ताप। ये दाब जो होता है, दाब को नापेंगे किसमें? जब भी पूछेगा तो दाब किसमें ये देगा ज्यादातर, जैसे आयतन देगा, आयतन मिली लीटर एमएल में देगा या लीटर में देगा, इस तरह से देगा तो हमें पता लग जाएगा। परम ताप देगा तो डिग्री केल्विन में देगा, केल्विन में नहीं देगा तो हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? डिग्री सेल्सियस अगर दिया है तो कितना जोड़ेंगे? 273 जोड़ दीजिए, तो ये आपका केल्विन बन जाएगा। नहीं दिया है तो कर लीजिए केल्विन में, दिया है तो ठीक है। दाब देगा या तो सीसी में देगा, सेंटीमीटर में, सीसी में देता है जाता है। बी वॉल्यूम, आयतन, आयतन एमएल में नापेगा। मोल की संख्या वैसे तो ये आवागाद्रो जो संख्या होती है वही होती है। हाँ, एक मोल में जो होते हैं, एक मोल कह लीजिए या एक लीटर कह लीजिए, 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर अणु होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं 6.023 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। एक ही बात है, चाहे तो लीटर में बोलेंगे तो इतना, और अगर अणु कहेगा तो इतना। इसको आवागाद्रो संख्या भी कह देते हैं, आवागाद्रो संख्या भी कह देते हैं। अब इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे कि P1 V1 बटे T1, क्योंकि ये तो दोनों ये तो है बिल्कुल फिक्स N और R, तो T नीचे चला जाएगा, PV बटे T हो जाएगा। जब कंडीशन चेंज होगी तो P2 V2 बटे T2 हो जाएगा। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस वाले फॉर्मूला से करेंगे। ये फॉर्मूला आया कहां से? यहां से आया। और ये जो समीकरण होती है गैस समीकरण, ये आदर्श गैस के लिए होती है। आदर्श गैस, आदर्श गैस का मतलब है कि अगर इसे दबाएं, परम शून्य पर ले जाएं, तो इसका आयतन शून्य हो जाएगा। परम शून्य ताप पर आयतन अगर शून्य हो जाता है किसी गैस का तो वो आदर्श गैस है। तो एक न्यूमेरिकल देखिए, किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 ml है। दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस का आयतन क्या होगा? उसी गैस का आयतन क्या होगा? एक ही और देख लीजिए कि बायल के नियम में, अगर ये कहते हैं बायल का नियम है, तो क्या चीज स्थिर रहेगा बायल के नियम पर? टी स्थिर रहेगा, इसमें ताप स्थिर रहता है बायल के नियम, और चार्ल्स में
चार्ल्स में दाब स्थिर रहता है और दाब के नियम में आयतन स्थिर रहता है। ये और देख लीजिए कि क्या चीज स्थिर रहती है। जैसे ये कह दे, इसने क्या कहा था यहाँ पर, दाब स्थिर रखा जाए, तो इसका ये किसका नियम है? दाब स्थिर रखने का मतलब ये चार्ल्स का नियम है। यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है वो चार्ल्स का रूल है। तो हमसे ये भी कह देता है इसमें कि चार्ल्स के नियम के अनुसार, तो चार्ल्स के नियम के अनुसार हमें देखना पड़ता क्या चीज स्थिर रहेगी। तो यहाँ पे दाब स्थिर है ना, तो दाब को हटा दीजिए इसमें से, क्योंकि दाब दोनों तरफ सेम रहेगा, कट जाएगा। B1 कितना है? पहले आयतन कितना था? 25 बटे T1। T1 परमताप कितना? 273। ये 273 नहीं लगेगा। क्यों करेंगे? जब परमताप कह दिया तो। अगर ये नॉर्मल ताप कहता है डिग्री सेल्सियस तो चेंज करते हम। जब पहले से कह दिया परम ताप है तो परम ताप क्यों करेंगे? तो परम ताप तो केल्विन होता ही है, इसको नहीं चेंज करेंगे। B2 आयतन पूछा है इसने, T2 546 काट पीट कर दो। 273 से कट गया ये 2 बार, और 25 दूनी 50। B2 आ गया 50 ml। अगर यहाँ ml है तो यहाँ भी ml। चेंज जब करेंगे जब चेंज करने की जरूरत है। बॉयल से याद कर लीजिए, बॉयल, बॉयल से बॉयल कर लीजिए। बॉयल का मतलब उबालना, आपको उबालना नहीं है। टी स्थिर हो गया, उबालना नहीं, बॉयल नहीं करना। ऐसे चल्स में चलाना नहीं है, इतना दबाव लगा दो, दाब लगा के स्थिर कर दो उसे, दबा कर हिले नहीं, तो चार्ल्स हो गया दाब। अब बाकी एक बचा तो वो आयतन। इन दो को याद कर लीजिए, बॉयल और चार्ल्स। एक और क्वेश्चन देखिए, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए का दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? स्थिर ताप पर, ताप स्थिर कर दिया और बॉयल का नियम अप्लाई हो रहा है, उसमें टी हट जाएगा। अब क्या लगाएंगे? P1 B1 बटे P1 B1 बराबर P2। टी हट गया, इसमें ताप स्थिर हो गया। स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए, क्या 20% कम करने के लिए? आयतन 20% कम। आयतन मान लिया पहले 100 था और अब आयतन कितना हो गया? 80 हो गया। 20% कम कर दिया। उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? पहले दाब था मान लिया 100, तो अब P2 कितना करना पड़ेगा? P2 तो काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 4 से ये कटा 25 बार, तो 25 पंजे 125। P2 करना पड़ेगा 125। 125 का मतलब 25% बढ़ाना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए, कह रहा था कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब T इसमें स्थिर रहेगा। तो जब दोनों तरफ से T सेम है, कट गया, तो क्या बचा? P1 B1 और दूसरी साइड P2 B2। अब P1 कितना था? कह रहा है कि गैस का आयतन 20% कम करने के लिए, यानी आयतन आपको 20% कम करना है, तो आयतन B1 मान लिया आपने 100, तो 20% कम करने का मतलब 80। अगर 20% बढ़ाने की बात करता तो 120 कर देते। फिर कह रहा है उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? मान लिया पहले दाब था 100, तो दाब P2 कितना करना पड़ेगा? कैलकुलेशन किया 125। 125 का मतलब 25% प्लस हो गया। इसे तो आप मैथ के रूल से कर सकते हैं। कौन से रूल से? 100 इंटू कमी या वृद्धि
वटे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि। ये ट्रिक लगती है, बताया होगा सबने। ये ट्रिक कब लगती है? जब केवल अकेला परसेंटेज होता है मैथ के अंदर, पूरे क्वेश्चन में कहीं और कुछ नहीं है। यानी इतने बढ़ाओ तो कोई चीज इतने परसेंट घट जाएगी दूसरे, उसमें ये ट्रिक लगती है। कोई भी चीज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे मेंसुरेशन में हो, कहीं भी लग जाएगी। क्या करेंगे? 100 इंटू 20 बटे कम कर रहा है ना, तो ये हो गया 80। 20 चौक 80, 4 से काटा 25। तो ये तो लग गया साइंस का रूल, और ये लग गया। तो चाहे मैथ से करो चाहे साइंस करो, कीमत हो जाएंगे। अब इस तरह के आसान है, वैसे सीधे फॉर्मूला पर आधारित। अब चलिएगा बिल्कुल बेसिक, जो बेसिक फॉर्मूला है साइंस के, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम लेट तो नहीं हो रहा? बेसिक फॉर्मूला किस किस पर करेंगे? एक तो एफ बराबर एम ए, होता है बल का नियम, एफ बराबर एम ए। और एक कार्य पूछता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। एक ऊर्जा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, और एक यू बराबर एम जी एच। अगर स्थिर ऊर्जा है तो यू, ये स्थिर ऊर्जा का है, हाँ एफ एस कॉस थीटा है। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी, और ये कार्य वर्क का है, और ये बल का नियम। तो ये 2-3 फॉर्मूला कर ली। और एक होता है एफ बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर, अभिकेंद्र बल का, अभिकेंद्र बल एम बी स्क्वायर बटे आर। एक ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। एक लगाएंगे टॉय बराबर एफ आर, जब बल आघूर्ण निकालना हो, बल आघूर्ण, जैसे कोई चीज घूम रही है किसी तीली के चारों तरफ, तो उसका बल आघूर्ण निकालेंगे। पहिया घूम रहा है तो उसका बल आघूर्ण निकालेंगे। हाँ निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट त्वरण बराबर लगाएंगे, त्वरण सीधा सीधा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे बटे समय, सीधा सीधा त्वरण निकल जाएगा इससे। और अगर वेग अगर नहीं दिया है तो वेग बराबर कैसे निकालते हैं? विस्थापन बटे समय, सीधा सीधा निकाल लीजिए अगर नहीं दिया है तो। और एक गति की समीकरण लगाएंगे। गति की समीकरण कौन कौन सी होती है? 3 होती है गति की समीकरण। एक पहली होती है बी बराबर यू प्लस ए टी, और दूसरी होती है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है। ये 3 गति की समीकरण होती है, इनको भी यूज करेंगे। एक शक्ति P बराबर कार्य बटे समय W/T, इसको भी लगवाएगा। P संवेग, संवेग P बराबर mv।
रेखीय वेग, रेखीय वेग v बराबर आर ओमेगा। रेखीय वेग क्या है, कोणीय वेग क्या है, दोनों में से कुछ भी कह ले। ये रेखीय वेग है, ये कोणीय वेग है, दोनों में अंतर है। रेखीय वेग यह है कि सीधा भाग रहा है, कोणीय वेग यह है कि कोण में घूम रहा है। बी बराबर आर ओमेगा। फॉर्मूला अलग अलग लगेगा हर जगह। अब देख लीजिए इसमें कौन सी चीज क्या है। एम का मतलब तो सभी जगह द्रव्यमान है, ए का मतलब सब जगह त्वरण है, और एस का मतलब है विस्थापन, और एच का मतलब है ऊंचाई, और जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ये यू का मतलब प्रारंभिक वेग, और बी का मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग। टी का मतलब समय, कहीं भी टी आ गया तो वो समय है बस। और ये ओमेगा, ये जो है ये कोणीय वेग है, और ये वाला रेखीय वेग है। बस सब चीज और जान रहे हैं। एफ का मतलब बल है ये, एच का मतलब ऊंचाई, कौन सा, जी गुरुत्व त्वरण है, बी प्रारंभ, बी अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब हो गया जैसे यहाँ अभी 20 की स्पीड पे चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसने स्पीड बढ़ा के 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो अंतिम वेग हो गया 50 और प्रारंभिक वेग हो गया 20। अब किसी ने बिल्कुल चलना ही स्टार्ट किया है अभी, तो अभी स्टार्टिंग में कितना है वेग, 0, और बाद में हो गया 50 की स्पीड, तो 0 लगाएंगे प्रारंभिक वेग और अंत में लगाएंगे 50। अभी 50 की स्पीड से उसने ब्रेक लगा लिया, तो प्रारंभिक वेग हो गया 50 और अंतिम वेग हो गया 0, ब्रेक लगाया तो लास्ट में रुक गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, एक आध क्वेश्चन करके देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, सीधे फॉर्मूला पे लगाना है। देखिए क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील वस्तु का वजन, वस्तु का वजन 22 केजी है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें मालूम है कि ये बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ये बराबर हाफ mv स्क्वायर। आपको गतिज ऊर्जा चाहिए तो हाफ ऐसे ही रहेगा, m का मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना केजी, 22 केजी, गुणा b का मतलब है वेग, तो वेग का मतलब गति, बात देखिए वेग या गति या चाल कितना है 5। यूनिट देख लीजिए, क्या सभी जगह सेम है यूनिट? मीटर प्रति सेकंड में लगेगी, ये जो वेग लगेगा हमेशा मीटर प्रति सेकंड में लगेगा, नॉर्मल लगता है, और ये किलोग्राम में लगता है। हाँ, वेग हम मीटर प्रति सेकंड में लगाएंगे, तो कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से कट गया 11, 11 पंजे 55। हो 2 बार लिखे जाएगा, 55 गुणा 5 कीजिए, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 पंजे 25, 275 जूल में आएगी ना सर ये? गति ऊर्जा जूल में आएगी। लिख लीजिए कौन सी किस यूनिट में आएगा, बल आएगा न्यूटन में, कार्य आएगा जूल में, गतिज ऊर्जा आएगी जूल में, इसकी ऊर्जा भी जूल में। लिख लीजिए यूनिट, ये न्यूटन है,
बल है तो न्यूटन में आएगा बल। त्वरण आएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर ऊपर हो गया, नीचे सेकंड हो गया, त्वरण मीटर प्रति सेकंड। क्या? हाँ, वेग परिवर्तन बट्टे समय है ना, स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मीटर प्रति सेकंड होगा। शक्ति का होगा वाट, शक्ति का वाट। बस ये इनके यूनिट हो गए। एक और कीजिए, कीजिए तेजी से। अच्छा, यूनिट कीजिए। क्या? फिर से बोलिए। अच्छा, बल आगुण, बल आगुण का निकाल लोगे, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ऐसा कर लेंगे। ऐसे इसका हो गया द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर प्रति सेकंड। अलग अलग कर लीजिए दोनों का। चलिए एक और कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए, पता लगेगा कैसा। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी? क्या पूछा? कितनी ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर होगी इसकी ऊर्जा 1 जूल होगी। तो पूरे क्वेश्चन में देख के हमें पता लग रहा है किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इसकी ऊर्जा के बारे में। तो U बराबर क्या होता है? mgh होता है। हमें 3 चीज चाहिए। m कितने किलोग्राम है? 1 kg। g नहीं मालूम है तो 9.8 लगा दीजिए, और ऊंचाई हमें निकालनी है, और ऊर्जा कितनी है? 1 जूल है। बस हो गया। अब नहीं दिया है तो लगा दीजिए जी करने को, कैलकुलेशन लगभग में आ जाएगा आंसर। h सर बराबर ये 1 किलो ऊपर क्या लिखा है सर? 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है ये। तो यू कह रहा है ना कि 1 जूल है, बता दिया उसने 1 जूल है। अब कर दीजिए, ये 0 लगा दिया, ठीक। अब इसमें भाग लगाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये एक बार जाएगा 0.1। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 0.102 आ जाएगा, ये आएगा आंसर। एक कार्य का काम, कार्य का देख लीजिए। सर इस पिछला सवाल बैक करना सर, 1 मिनट, पिछला पेज सर। सर इससे पिछला पेज और दिखा दो एक। ठीक है सर, ओके भाई। सर हटा दो। एक अभिकेंद्र बल का लीजिए। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, एक गोल घेरे में
जिसका रेडियस 1 मीटर है और 2 रेडियन प्रति सेकंड कोणीय गति से घूमती है। अभिकेंद्र बल कितना होगा? कभी कभी दो फॉर्मूला मिक्स हो जाते हैं। अब यहां पर आपसे अभिकेंद्र बल पूछा है, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर mv² बटे r होता है। अब प्रॉब्लम है कि आपके सामने b नहीं दिया है, m तो दे दिया इसमें 5 और r भी दे दी त्रिज्या। कितना है रेडियस? 1 मीटर। ये जो है 1 मीटर की है, ये भी दे दी, लेकिन b नहीं दिया। तो b बराबर होता है r ओमेगा, कोणीय वेग और रेखीय वेग। ये b दे दिया कोणीय वेग, ये रेखीय वेग, और ओमेगा का मतलब है कोणीय वेग। यहां इसने कोणीय वेग दे रखा है, तो कोणीय वेग निकाल दीजिए। r कितना है? 1 और कोणीय वेग है 2, तो ये हो गया 2। अब 2 का करेंगे इसको 4, तो ये हो गया 5 और 20 न्यूटन। ये आता है। अगर कोई चीज ना भी दी है तो इसमें से कोई दूसरा फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अलग से। एक कार्य का कीजिए। 10 मीटर की ऊंचाई तक 10 मीटर की ऊंचाई तक वस्तु उद्गृत ले जाने में 15 सेकंड का समय लगता है। 15 सेकंड का समय लगता है। यदि कार्य करने की दर 100 जूल प्रति सेकंड हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति ही होती है, क्योंकि P बराबर होता है W/T। तो कार्य करने की दर मतलब कार्य बटे समय, कार्य बटे समय को ही कार्य करने की दर कहते हैं। 1 सेकंड में कितना काम करता है, ये कार्य की दर है। तो शक्ति कह ले या कार्य करने की दर कह दे, बात है कही। तो कार्य करने की दर आपको कितनी दे रखी है? 100 जूल बराबर कितने टाइम में? टाइम दे रखा है आपको 15 सेकेंड। तो यहां से आप कार्य नहीं निकाल सकते, कार्य निकल गया 1500 जूल। लेकिन आपसे क्या पूछा है? वस्तु की द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान कितना होता है? W बराबर FS
cos थीटा, ये लगाते हैं ना, कार्य बराबर एफ एस cos थीटा। हाँ, अब निकालना है द्रव्यमान, इसमें तो द्रव्यमान है ना, लेकिन F बराबर एम ए होता है, F बराबर एम ए, तो चलिए ठीक है, F बराबर एम ए लगा दिया आपने, इंटू एस cos थीटा, और W कितना हो गया 1500, ठीक है 1500 बराबर एम, हमें कैलकुलेट करना है। ए की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ऊपर ले जा रहा है ना, तो ए और जी एक ही बात हो जाएगा जब ऊपर ले जा रहा है, तो जो त्वरण होता है वही गुरुत्व की त्वरण मान लिया जाता है अगर ऊपर नीचे की बात करते हैं तो, और नीचे आगे को चलेंगे तो ये ए होता है, ऊपर की बात करेंगे तो इसको जी लगाते हैं, तो 9.8 लगा दिया। कितनी ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, एस का मतलब ऊंचाई, अरे यहां पर दूरी होती है, एस का मतलब ऊपर की ऊंचाई हो जाएगी, 10 मीटर की ऊंचाई तक। कॉस लगाएंगे नहीं क्योंकि यहां कोण की बात नहीं की है इसने, छोड़ देंगे, काट दीजिए, इससे ये कट गया, तो m बराबर हो गया 1500 बटे 98, तो ये आ जाएगा 15.6 किलोग्राम, ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर यू बराबर एम जी एच, हाँ लगा सकते हैं, देखिए इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि कार्य और ऊर्जा, चाहे गति ऊर्जा चाहे स्थिर ऊर्जा एक ही बात है, तो ऊपर नीचे जब ले जा रहा है तो ये कार्य स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ वर्क नहीं रहेगा, ये स्थिर ऊर्जा हो जाएगी एम जी एच, तो ये लगाइए डायरेक्ट एम जी एच, एम हो गया भाई, बात वही रहेगी, एम और जी 9.8 और एच 10 मीटर लगा दीजिए, इसकी जगह पर ये लगाइए, ज्यादा बेटर है, एम जी एच। ये फॉर्मूला सब बने एक दूसरे से ही है, जब इनकी जड़ में जाएंगे नहीं तो वहीं से बन के आएंगे सब। एक लिख लीजिए, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3b और 2b वेग से चल रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। दो पिंड है ना, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, दूसरे वाली की भी हाफ एम बी स्क्वायर होगा, दोनों का द्रव्यमान कैसा है सेम, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया, हाफ से हाफ कट गया, बी कितना है, एक का है 3b और एक का है 2b, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया 3b स्क्वायर, 3 के 9 9b स्क्वायर, और इसका हो गया 4b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो 9:4, दोनों का अनुपात क्या होगा, 9:4 होगा। कीजिए इस तरह के क्वेश्चन। सर इसको एक बार और बता दीजिए। एक बार और देख लीजिए, ये कह रहा है गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए, हमें पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम बी स्क्वायर ये होता है, तो हमने दोनों साइड में लगा दिया, एक का लगा दिया हाफ एम बी स्क्वायर और दूसरे का भी लगा दिया, क्योंकि हाफ और हाफ सेम है दोनों साइड में, तो इसका तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, द्रव्यमान भी सेम है तो द्रव्यमान का भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इफेक्ट आएगा केवल बी का, इधर बी कितना था 3b का स्क्वायर कर दिया, इधर था 2b का स्क्वायर कर दिया,
जो कट रहा था वो काट दिया, बाकी जो बचा वो अनुपात हो गया। अब यहाँ ऐसे भी कह देता है गति ऊर्जा 5 गुना कर दी गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आप भी लगा लीजिए, इधर 5 भी लगा दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। वो कहता है द्रव्यमान आधा कर दिया गया, तो द्रव्यमान इधर m लगा लीजिए, इधर m का आधा कर दीजिए जो भी कह रहा है। अच्छा जी, और फिर निकाल लीजिए क्या है, क्या आएगा, अब कितने गुना हो जाएगी, इतने गुना हो जाएगी। बस इतना ही रखते हैं आज, अब मैथ के लिए रेडी रहिए।